Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. How are you? I hope so. You're fine. Students, we are looking at the model paper English compulsory जो आपके एग्ज़ाम्स होंगे 2025 में उसमें जो आपका इंग्लिश का पेपर होगा ये उसका सैम्पल पेपर है कि इस टाइप का आपका पेपर होगा। आपके पास जो टाइम है, मार्क्स हैं, सेक्शन ए है ये और आपके 20 मार्क्स का है और आपके पास जो टाइम अलाउड है वो 25 मिनट्स हैं। सो आपको इतना ट्रिकी होना है क्योंकि आपके पास टाइम थोड़ा शॉर्ट है और ये एमसीक्यूज पे डिपेंड करता है। जिन्होंने जो वेल प्रिपेयर्ड होंगे वो तो इसको फ़ौरन ही अटेम्प्ट कर लेंगे, बट जो जिनको थोड़ा सा थिंकिंग की ज़रूरत है, थोड़ा वर्क की ज़रूरत है, वो ज़ाहिर है they will take time. So you have to become so smart so that you can attempt the paper easily. So हम चलते हैं अपने फर्स्ट ऑप्शन की तरफ और देखते हैं किस टाइप का पेपर है, क्या पूछा जाएगा, हम इसको कैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन है ये ऑप्शन ए बी सी है, उसमें से हम फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं कि फर्स्ट ऑप्शन में क्या पूछा जा रहा है और हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग, ठीक है, मैं हर चीज़ को एक्सप्लेन करूँगी और आपको बताऊँगी कि कौन सा आंसर है, लेकिन एक्शन को पढ़ेंगे और देखेंगे कि क्या पूछा जा रहा है। गुरुख loves us like dash mother and guide us like dash able teacher. Use appropriate article from the given options to complete the sentence. तो आपको ये ऑप्शन में से ये आर्टिकल्स हैं, इनमें से कोई आर्टिकल सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आर्टिकल ये होता है कि जनाब आपने मदर के साथ एम कॉन्सोनेंट जो होता है, कॉन्सोनेंट के साथ आपने क्या यूज़ करना होता है, आपने आई यूज़ करना होता है और जो वावल होता है उसके साथ एन यूज़ करना होता है। ये एक सिंपल रूल है। अब चलते हैं दा नहीं आ सकता क्योंकि ये किसी स्पेशल मदर की बात नहीं हो रही है, दुनिया की हर मदर की बात हो रही है, जनरली बात हो रही है। तो इसमें फर्स्ट आएगा आ, ठीक है, और सेकंड एन, दैट इज़ द करेक्ट ऑप्शन। दा वाले ऑप्शन करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं। Teachers are always known for their passion for work. The underlined word in the sentence is and. The passion. Passion क्या है? देखिए, आप वर्ड को फर्स्ट ऑफ ऑल वही बात है कि आपको ग्रामेटिकल टर्म्स का आइडिया होना चाहिए कि ग्रामेटिकल टर्म्स हैं क्या, पूछा क्या जा रहा है। इसके लिए आपको पता होना चाहिए नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, एडजेक्टिव क्या है, एडवर्ब क्या है। यहाँ तो मैं सिर्फ रिलेटेड चीज़ों को एक्सप्लेन करूँगी। मैं हर टॉपिक पे 1 बाय 1 वीडियो बनाऊँगी, मेरे साथ रहिएगा। आपको बिल्कुल सिंपल वे से हर चीज़ समझाऊँगी और आपको एक दफ़ा आप इन चीज़ों को अंडरस्टैंड कर गए तो आपकी लाइफ टाइम आपको ये चीज़ें काम आने वाली हैं। और आप किसी भी टेस्ट, इंटरव्यू में, कोई भी रिपोर्ट लिखने के लिए, कहीं भी पेपर अटेम्प्ट करने के लिए, किसी भी एंट्री टेस्ट के लिए आपको इंग्लिश राइटिंग या इंग्लिश स्पीकिंग में इश्यू नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पूछ रहे हैं कि ये पैशन क्या चीज़ है, कौन सा नाउन है, तो ये कॉमन नाउन नहीं है, ये प्रॉपर नाउन भी नहीं है, मटेरियल नाउन भी नहीं है। तो अब पैशन हमारे फीलिंग्स से रिलेटेड है। जो चीज़ें हमारी फीलिंग से रिलेटेड होती है, जिनका हम टच नहीं कर सकते, जस्ट फील कर सकते हैं, दे आर कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। आपने इससे रिलेटेड बबल को फिल कर देना। आई थिंक दिस इज बबल। ओके, थर्ड ऑप्शन है ही कुड मैनेज इट ऑल बाय हिमसेल्फ। व्हिच टाइप ऑफ प्रोनाउन द वर्ड हिमसेल्फ? कहते हैं कि ये जो वर्ड हिमसेल्फ है ये कौन सा प्रोनाउन है। अगेन ये नाउन का पूरा टॉपिक उन्होंने कवर कर लिया, ये प्रोनाउन का टॉपिक है। इसके लिए आपको ये सारी चीज़ें पढ़ना पड़ेंगी, ऐसे आपको खुद भी कुछ नहीं आएगा। तो आप अगर आपने प्रोनाउंस को अच्छे से अंडरस्टैंड किया हुआ तो आप अच्छी तरह से समझ लेंगे कि पर्सनल प्रोनाउन बिल्कुल भी नहीं है। पर्सनल प्रोनाउन होते हैं ही, शी, इट। डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन भी नहीं है, दिस, दैट होते हैं। एम्फेटिक भी नहीं होता, ये भी डिफरेंट चीज़ है। ये रिफ्लेक्सिव है क्योंकि हिमसेल्फ रिफ्लेक्ट हो रहा है ही की तरफ, ठीक है। तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। आगे चलते हैं। There was enough space in the apartment. Identify the type of the adjective for the underlined word. Enough.
आपने बताना है कि इनफ क्या चीज़ है, कौन सा एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है, नाउ न्यूमेरिक एडजेक्टिव है, डेमोन्स्ट्रेटिव, दिस इज नॉट, दिस इज नॉट, दिस इज नॉट। ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है, हमें स्पेस की क्वांटिटी का पता चल रहा है कि वहाँ अपार्टमेंट में कितनी स्पेस है। अगर इनफ नहीं, अगर यहाँ लिखा हुआ कि देयर वाज स्पेस, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कितनी स्पेस है, बट देयर वाज इनफ स्पेस, इसका मतलब है कि इतनी स्पेस है कि हम कोई जो भी चीज़ रखना चाहते हैं हम रख सकते हैं, या हम खुद रहना चाहते हैं तो रह सकते हैं। तो ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। इसके लिए देखिए नाउन प्रोनाउन हो गया, अब एडजेक्टिव हो गया। आगे चलते हैं। Why have you done all this? The underlined word is in. Why have you done all this? Why क्या है? इंटरोगेटिव एडजेक्टिव है। देखिए ये जो why है ना, वाई वर्ड को अगर देखें तो ये इंटरोगेटिव एडजेक्टिव में भी आता है, इंटरोगेटिव एडवर्ब में भी आता है, इंटरोगेटिव प्रोनाउन में भी आता है, और ये तो बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या है। तो ये इंटरोगेटिव एडवर्ब है। याद रखिएगा कि कोई भी एक्शन जो है, जो आप एक्शन करते, कोई भी जो वर्ब होता है, जो आपका एक्शन वर्ड होता है, जब उसको कोई भी चीज़ डिस्क्राइब करती होती है तो वो एडवर्ब होती है। मैं बार बार, मैंने 9th के पेपर में भी ये बात बहुत क्लियरली समझाई है, 10th के पेपर में भी अब आपको भी समझा रही हूँ कि जो चीज़ एक्शन को डिस्क्राइब करती है, एक्शन के बारे में बताती है, वो एडवर्ब होती है। ठीक है, और ये चूंकि स्टार्टिंग में आ गया, एज ए क्वेश्चन यूज़ हुआ, रीज़न और कॉज के लिए यूज़ हुआ, तो ये इंटरोगेटिव एडवर्ब है क्योंकि डन को डिस्क्राइब कर रहा है। ठीक है, मैं आपको सिंपल सी एक एग्जांपल्स दिखा देती हूँ, शायद आपको डेफिनेटली, शायद नहीं, डेफिनेटली आपको समझने में आसानी होगी। अब मैं लिखती हूँ, शी इज ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। ठीक है, एक ये सेंटेंस है हमारे पास, और एक है शी सिंग्स ब्यूटीफुली। अब शी इज ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल क्या है, वो एक क्वालिटी है जो शी के बारे में बता रही है, यानी ये नाउन को, या शी तो प्रोनाउन है लेकिन ये नाउन को रिप्लेस कर रहा है। ब्यूटीफुल किसके बारे में बता रहा है, हमें शी के बारे में बता रहा है, यानी वो खूबसूरत है। तो ये यहाँ क्या है, एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है। लेकिन यहाँ देखें, शी सिंग्स ब्यूटीफुली, यहाँ शी की तारीफ नहीं हो रही बल्कि उसके एक्शन की तारीफ हो रही है कि शी सिंग्स ब्यूटीफुली, वो अच्छा गाती है। यहाँ उसके एक्शन की बात हो रही है। यहाँ हमें इस बात से कंसर्न नहीं है कि शी इज़ ब्यूटीफुल और नॉट, हमारा कंसर्न है कि शी सिंग्स ब्यूटीफुली, उसके एक्शन की बात हो रही है। तो यहीं यहाँ ये वर्ड एडवर्ब बन गया। ठीक है, तो जब कोई भी वर्ड जो होता है वो नाउन को डिस्क्राइब करे तो वो एडजेक्टिव होता है, और एक्शन को डिस्क्राइब करे, वर्ब को, तो वो एडवर्ब होता है, यानी वर्ब को ऐड करता है। ठीक है, तो ये इस तरह करके आप एडजेक्टिव और एडवर्ब की बेसिक डेफिनेशन को अगर आप अंडरस्टैंड कर ले तो आपको काफ़ी हद तक एडवर्ब और एडजेक्टिव से रिलेटेड क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने में आसानी होती है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि आगे हमसे क्या पूछा जा रहा है। हाँ जी, playing under such tough condition was not easy. The word playing here can grammatically be termed as playing under, playing, प्ले से निकला ये वर्ड बेसिक वर्ब है, वो वर्ब के साथ आईएनजी लगा है। तो जब वर्ब के साथ आईएनजी लगे तो वो तो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, लेकिन यहाँ प्लेइंग वर्ब के तौर पे यूज़ नहीं किया जा रहा, यहाँ एज ए नाउन स्टैंड कर रहा है। यहाँ ये एज ए नाउन यूज़ हुआ है। तो कह रहे हैं कि ये क्या है, ये ट्रांजिटिव वर्ब बिल्कुल भी नहीं है, ये एक डिफरेंट कैटेगरी है, इंट्रांजिटिव वर्ब भी नहीं है, और ये वर्बल एडजेक्टिव भी नहीं है, ये वर्बल नाउन है, यानी वर्ब से बनाया गया है, बट ये एज ए नाउन यहाँ स्टैंड कर रहा है, तो ये वर्बल नाउन है। आई कुड नॉट मेक आउट हाउ टू टैकल दैट मैटर, द गिवन सेंटेंस इज,
अब आपको सेंटेंस की टाइप्स अगर पता है तो आप फ़ौरन कर लेंगे कि ये कौन सा सेंटेंस है। ये सिंपल सेंटेंस नहीं है कि सिंपल सेंटेंस में सिर्फ सब्जेक्ट और वर्ब होते हैं, ऑब्जेक्ट भी होता है समटाइम्स, बट वो सिंपल सेंटेंस होता है। कंपाउंड सेंटेंस होते हैं, दो सेंटेंसेस को जोड़ा जाता है, ये सब कंपाउंड सेंटेंस भी नहीं। कंपाउंड कम्प्लेक्स में दोनों टाइप के सेंटेंस होते हैं, ये भी नहीं है, ये कम्प्लेक्स सेंटेंस है। यानी आई खुड नॉट मेक आउट, ये खुद एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस है, मेन सेंटेंस है, मेन क्लॉज है, ठीक है, जिसके साथ इंडिपेंडेंट क्लॉज हाउ टू टैकल दैट मैटर ये जुड़ी हुई है। अगर इस क्लॉज को, इस पार्ट को, इस सेंटेंस के इस पार्ट को मेन पार्ट से सेपरेट कर दिया जाए तो इसके मीनिंग्स उस वक्त तक समझ नहीं आते जब तक इसको इस मेन सेंटेंस के साथ जोड़ा नहीं जाए। जबकि ये मेन जो पार्ट आई कुड नॉट मेक इट, इट कैन स्टैंड अलोन एज ए सेंटेंस। तो इस तरह के सेंटेंस जो जिनमें मेन क्लॉज भी होती है, इंडिपेंडेंट क्लॉज भी होती है और डिपेंडेंट क्लॉज भी होती है, यानी मेन सेंटेंस भी होता है और उसमें सबऑर्डिनेट क्लॉज भी होती है, तो दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। शी होप्स that she will travel around the world someday. She hopes, उसे उम्मीद है, वो उम्मीद करती है, hopes that she will travel around the world someday। यहाँ ये आप बताएं कि नाउन फ्रेज है, तो नाउन फ्रेज इसलिए नहीं है कि नाउन को नहीं डिस्क्राइब कर रहा ये नाउन क्लॉज भी नहीं है, ये एडजेक्टिव क्लॉज भी नहीं है। होप्स यहाँ वर्ब है, तो ये पूरा जो सेंटेंस है आगे, दैट शी विल ट्रैवल अराउंड द वर्ल्ड समडे, ये इसके एक्शन को शो कर रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है कि वो होप करती है कि शी विल ट्रैवल अराउंड द वर्ल्ड समडे, तो ये दैट इज एडवर्बियल क्लॉज। We stayed in the house near to the canal. The underlined part of the sentence is a and n. We stayed near the house. हाउस पहले देखें, पहले आपको पता होना चाहिए कि एक्शन की बात हो रही है या फिर नाउन की बात हो रही है। अगर नाउन की बात हो रही है तो वो एडजेक्टिव है, अगर एक्शन की बात हो रही है तो हाउस यहाँ नाउन है, ये एक्शन नहीं है, नाउन है। नियर द केनाल, तो ये नियर द केनाल देखते हैं कि क्या पूछा गया। नाउन फ्रेज है, एडजेक्टिव फ्रेज है, एडवर्ब फ्रेज है, एडजेक्टिव क्लास, एडजेक्टिव क्लास भी नहीं है, एडवर्ब की बात ही नहीं हो रही, नाउन फ्रेज भी नहीं है, नाउन है और इसको लोकेशन बताई जा रही है एडजेक्टिव फ्रेज के। जो नियर द केनाल की, हाउस किधर है, केनाल के नियर है, तो ये एडजेक्टिव फ्रेज है, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट आपके पार्ट की तरफ। नेक्स्ट क्या पूछा जा रहा है, सॉल्व करते हैं इसको। हाँ, तो स्टूडेंट्स, laws were quickly passed so that the child abuse could be checked. The underlined part of the sentence is and laws were quickly passed, क्योंकि आप सेंटेंस को उर्दू में पढ़ के देखें ना, लॉज वर क्विकली, कानून बनाए गए हैं, पास्ट बनाए गए हैं, सो दैट द चाइल्ड अब्यूज को कंट्रोल किया जा सके। तो बनाए गए हैं, बनाने के एक्शन लिया गया है, क्यों लिया गया कि चाइल्ड अब्यूज को, तो एक्शन को ये पार्ट डिस्क्राइब कर रहा है, सो दैट द चाइल्ड अब्यूज कुड बी चेक्ड। तो एक्शन लिया गया, क्यों एक्शन लिया गया कि ताकि आगे रीजन बताई गई है कि ताकि उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके। तो ये नाउन क्लॉज नहीं है, ये एडजेक्टिव क्लॉज भी नहीं है, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज भी नहीं है, एडवर्बियल क्लॉज है, ये एडवर्ब को शो कर रही है, वर्ब को डिस्क्राइब कर रही है। The resolution or the final outcome of the main dramatic complication in a literary work is called, जो लिटरेरी वर्क जो होता है उसके एंड पे जो फाइनल उसका पार्ट होता है, जो फाइनल उसका एंड पे जो आप आउटकम निकालते हैं कि मैंने जो भी आपने कुछ लिखा, नावल, स्टोरी, ऐसे वगैरह जो भी लिखा है, तो उसको क्या कहते हैं, उसको एक्सपोजिशन नहीं कहते, क्लाइमैक्स तो मिड पे जो एंड एक्सट्रीम होती है वो भी नहीं होता, एंटी क्लाइमैक्स भी नहीं है, डेनोमेन, ठीक है, क्या कहते हैं, डेनोमेन, ये होता है उसका, इसको कहते हैं आई वॉज सो हैंग्री आई कुड हैव ईटन अ हॉर्स, मैं इतना भूखा था कि मैं घोड़ा भी खा सकता था। द गिवन सेंटेंस एग्जाम्प्लीफाइज, सो समटाइम्स हम जब हमारी फीलिंग्स एक्सट्रीम में होती है, हम अपनी एक्सट्रीम फीलिंग्स को
शो करते, इंटेंसिटी शो करते किसी चीज़ में, तो हम बात को एग्जेजरेट करते, बात को बढ़ा चढ़ा कर कहते हैं, ठीक है। तो ये इसने बात को, ऐसा तो नहीं था कि वो पूरा हॉर्स खा लेता, बट वो अपनी भूख की, हंगर की शिद्दत को बता रहे कि उसकी हंगर की इंटेंसिटी कितनी ज़्यादा है। तो ये मेटाफर बिल्कुल भी नहीं है, उसमें बिल्कुल भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये हाइपरबोल है, यानी बात को बढ़ा चढ़ा कर बयान करना। The fair breeze blew, the white foam flew. The poetic verse illustrates the best use of fair breeze. इनमें से ये कौन सी है? नफरा नहीं है, रिफरन नहीं है, एलियन नहीं है, ये एलिट्रेशन है। एलिट्रेशन होता है सेम कॉन्सोनेंट साउंड्स की रेपिटेशन। सॉरी, इसमें फेयर नहीं, ब्रीज ब्लू, बा बा, बी साउंड रिपीट हुई है, फिर इसमें फॉर्म फ्लू, सेम कॉन्सोनेंट साउंड्स रिपीट हुई हैं, तो इसको अलिट्रेशन कहते हैं पोएटिक लैंग्वेज में, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, the waves winked in the sunlight illustrate the use of waves winked। waves विंकिंग जो होती है ये ह्यूमन क्वालिटी होती है, जो वेव्स को दी गई है इसमें। ये इंसान की जो क्वालिटीज़ होती हैं, जो ह्यूमन क्वालिटीज़ होती हैं, उठना बैठना खाना पीना विंकिंग करना स्लीपिंग, इस तरह की जो भी ह्यूमन क्वालिटीज़ होती हैं, जब वो नॉन ह्यूमन थिंग्स को दी जाती हैं, उन चीज़ों को आइडियाज़ को दी जाती हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड पर्सनिफिकेशन। ये सिमिली नहीं है, मेटाफर नहीं है, पर्सनिफिकेशन। इंसान की कोई भी क्वालिटी जब किसी और चीज़ को दी जाती है जो ह्यूमन नहीं है, तो दैट इज़ कॉल्ड पर्सनिफिकेशन। तो वेव्स को विंकिंग की क्वालिटी दी गई, और विंकिंग इज़ द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग। विंकिंग आपको पता है कि क्या होता है। आगे चलते हैं। Read the given sentence and identify the correct adjective phrase from the। देखिए आपसे बार बार adjective phrase, noun phrase, इनको यू अंडरस्टैंड करने के लिए आपको ये टर्म्स अच्छे से अंडरस्टैंड करनी होंगी। फ्रेज क्लास, इनके लिए भी मैं इंशाल्लाह सेपरेट बहुत जल्दी आप वीडियो अपलोड करूँगी, आप ज़रूर देखना, और बहुत ही ईजी और सिंपल वे से आपको अंडरस्टैंड करवाऊँगी, और डेफिनेटली आपकी ग्रामर स्ट्रॉन्ग हो जाएगी अगर आप वो वीडियो गौर से देखेंगे। रीड द गिवन सेंटेंस एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट एडजेक्टिव फ्रेज फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। द कैबिन बिसाइड द लेक वाज ऑलरेडी ऑक्युपाइड, वी अराइव्ड। द कैबिन कहते हैं कि इसमें एडजेक्टिव फ्रेज बताएं पहले। यहाँ पे कैबिन क्या हो गया भाई, हमारा नाउन है। इसके बारे में इसको क्या चीज़ डिस्क्राइब कर रही है? बिसाइड द लेक। बिसाइड द लेक इस नाउन को डिस्क्राइब कर रही है। तो आगे देखते हैं। वॉज ऑलरेडी ऑक्युपाइड, ये भी नहीं है। द कैबिन बिसाइड, ये भी नहीं है। व्हेन वी अराइव, ये भी नहीं, ये है। दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। पिक द करेक्ट सिनोनिम्स फॉर द वर्ड रिट्रोस्पेक्शन। रिट्रोस्पेक्शन होता है अपने माजी के मामलात को गौर फिक्र करना, मासपा करना, देखना कि क्या कुछ किया है हमने, हमारे क्या मामलात है पास्ट में, ठीक है। तो ये मेमोराइजेशन भी नहीं है, एनालाइजेशन भी नहीं है, करेक्शन भी नहीं है, कंटेम्पलेशन, ये इसका सेम जो है इसका आ रहा है कंटेम्पलेशन। द वर्ड ऑपोजिट इन द मीनिंग, द वर्ड टर्डीनेस। टर्डीनेस का ऑपोजिट क्या है? टर्डीनेस होता है सुस्ती करना, और पंक्चुअलिटी होता है रेगुलर होना। दैट इज करेक्ट ऑप्शन। चूज द ऑप्शन विद करेक्ट स्पेलिंग। स्पेलिंग आपको आना चाहिए, आपको स्पेलिंग अगर आती तो आप कर पाएंगे, या ज़रूरी नहीं यही लिखा होगा। तो इसमें तो ये भी इनकरेक्ट स्पेलिंग है, ये भी है, ये भी है। दैट इज़ द करेक्ट ऑप्शन। आइडेंटिफाई द एग्जाम्पल ऑफ द कम्प्लेक्स सेंटेंस। कम्प्लेक्स सेंटेंस बताएं भाई कहाँ है? तो आई थिंक अबाउट वर्ड आई एम डूइंग दिस इज द कंपाउंड सेंटेंस। द सिविल वार इन दिस इज द सिंपल सेंटेंस, दिस इज द सिंपल सेंटेंस, दिस इज द कम्प्लेक्स सेंटेंस। आई कैंट गो बैक टू द स्कूल अंटिल आई रिकवर फ्रॉम। आई कैंट गो बैक टू द स्कूल, इसको ये मेन क्लॉज है, इंडिपेंडेंट क्लॉज है, इसको सेंटेंस से सेपरेट भी कर दिया जाए तो हमें मीनिंग्स अच्छे से समझ आ रहे हैं। बट अंटिल आई रिकवर फ्रॉम द, अंटिल आई रिकवर ये डिपेंडेंट क्लास है, इसको इसके से सेपरेट किया जाए तो हमारे मीनिंग्स फुली कन्वे नहीं होते बल्कि इनकम्प्लीट होते। तो ये था आपका सेक्शन 1 का सलूशन। फर्स्ट ईयर आपको मैंने इस
मैंने कोशिश की है कि इसको एक्सप्लेन करूँ, वेल एक्सप्लेन करूँ, लेकिन एट द एंड में अगेन आपको यही एडवाइस कर रही हूँ कि ये मैंने आपने देखा है ना कि सारा पेपर आपका ग्रामर में से है और कुछ चीज़ें आपकी पोइटिक डिवाइसेस हैं। इसके अलावा तो और एक दो चीज़ें जो आपके स्पेलिंग्स आ रहे हैं, ठीक है, या वर्ड अपोजिट, वर्ड सिनोनिम्स, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपकी टेक्स्ट बुक से ही आएंगे। ये बच्चे जो कहते हैं हमारा आउट ऑफ सिलेबस आता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता, सारा टेक्स्ट बुक में से आता, सारी चीज़ें आपकी बुक में हैं, बट यू हैव टू स्पेंड योर टाइम ऑन दीज थिंग्स। जस्ट आपने सिर्फ एक दिन में कोई एक घंटा एक दफ़ा निकाल के या 10 मिनट्स ही निकाल के आप ना ग्रामेटिकल टर्म्स को थोड़ा थोड़ा अंडरस्टैंड करें। पहले नाउन को अंडरस्टैंड करें, प्रोनाउन को, वर्ड, प्रोनाउंस, वर्ब, एडवर्ब, इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करें। उसके बाद आप ना टेंसेस आपके स्ट्रांग हो, ये सारी चीज़ें आपके स्ट्रांग होंगी तो फिर आपकी इंग्लिश स्ट्रांग होगी। व्हेन योर इंग्लिश विल बी स्ट्रांग, देन यू आर अ सक्सेसफुल पर्सन इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ। क्योंकि जब आप जितना भी अच्छा पढ़ लें, जितनी भी अच्छी डिग्री कर लें, जब आप आगे इंटरव्यू वगैरह टेस्ट देंगे तो आपकी ये इंग्लिश स्ट्रांग होगी तो आप सब कर पाएंगे, क्योंकि हर टेस्ट सब कुछ तो इंग्लिश में होता है। तो स्टूडेंट, आई होप कि आपको मेरी बातें की सही समझ आ गई होगी। बेस्ट ऑफ लक, हैव अ नाइस टाइम, गुड बाय।